नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, इस सेशन के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको उसी समय दे दूंगा। तो हमें आपके मन में कोई भी डाउट को नहीं रखना है, जैसे ही आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो आई होप आपने ये सेशन ये वीडियो लाइक कर दिया होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क थ्योरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है और ये बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेटवर्क थ्योरी जितना आसान सब्जेक्ट है उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट इस सब्जेक्ट से होते हैं और नेटवर्क थ्योरी आपको अदर सब्जेक्ट्स को समझने में भी बहुत हेल्प करेगा, जैसे मशीन है, पावर सिस्टम है। इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए नेटवर्क थ्योरी में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो सीरीज़ में नेटवर्क थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसपास हम जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहे हैं और इन डिवाइसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, यानी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो सकते हैं। जैसे आपके सामने जो स्क्रीन पे एक डायग्राम है तो इसमें अलग अलग कौन से डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम देखें तो हमारे पास एक बल्ब है, एक स्विच यूज़ किया हुआ है हमने और एक सोर्स यानी एक बैटरी हमने यूज़ की हुई है। तो ये एक हमारा सर्किट है। यहाँ पे याद हमें एक चीज़ रखनी है कि एक सर्किट हमेशा एक क्लोज पाथ को कहा जाता है। ठीक है, जबकि नेटवर्क में भी क्लोज हो सकता है और में भी ओपन हो सकता है। तो हम बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक नेटवर्क और उस नेटवर्क के अंदर सर्किट। ठीक है, एक नेटवर्क है और नेटवर्क का ही एक सब पार्ट होता है सर्किट। तो सर्किट हमेशा क्लोज होगा जबकि नेटवर्क ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं जो कि हमें नेटवर्क थ्योरी को समझने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जेस की कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हुई है? वो सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हुई है और ये एटम स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और जैसा आप जानते ही होंगे कि ये जो एटॉमिक पार्टिकल है इनका नाम क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो संख्या होती है वो बराबर होती है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा कोई भी एटम होता है वो किस स्टेट में होता है? न्यूट्रली चार्ज होता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो ये चार्ज होता क्या चीज़ है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये 2 इंसान हैं, ह्यूमन ए और ये दूसरा ह्यूमन है बी। ओके, अब इस ह्यूमन ए पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं और ह्यूमन बी पे 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो इंसान ए है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूट्रली चार्ज है। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन और जो हमारा ह्यूमन बी है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, तो ये भी न्यूट्रली चार्ज है। अब हमने क्या किया, किसी प्रोसेस की मदद से इसके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए ह्यूमन बी पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए कि जब इस कंडीशन में जो हमारा ह्यूमन ए है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि 2 प्रोटॉन्स हैं। ओके, तो इनिशियली ये जो ह्यूमन ए था ये न्यूट्रली चार्ज था,
क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे। पर अब जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं तो इसके पास जो नेट चार्ज बचा वो क्या बचा, 2 प्रोटॉन्स का चार्ज बचा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये एलिमेंट या ये ह्यूमन पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और ये जिस ह्यूमन बी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है, अब इसके पास नेट इलेक्ट्रॉन्स नेट प्रोटॉन से ज्यादा है, यानी इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो ह्यूमन बी है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ह्यूमन बी नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज हुआ है। ओके, और जब कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट जब कोई भी मटेरियल जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है और ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों पे सेम होता है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू होती है 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, बट हमें याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमें जो चार्जेस से याद रखना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि हम चार्ज को ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से इस ह्यूमन बी पे नेगेटिव चार्ज आया, या एटम बी पे नेगेटिव चार्ज आया और एटम ए पे पॉजिटिव चार्ज आया। हमने कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं किया है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से, यानी चार्ज के ट्रांसफर की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप आपको चार्ज का ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम इसको क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे? तो फटाफट से मुझे आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने आंसर निकाला होगा इसका। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 1 divided by 1.602 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए हमें 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ठीक है, या इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे एक्सेस 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, किसी बॉडी पे बाहर से उसने 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो हम ये कहेंगे कि उसने एक कूलम का चार्ज गेन किया है या एक कूलम का चार्ज अक्वायर किया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हमें उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का रेट ऑफ चेंज क्या है।
इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक इमेजिनरी बाउंड्री है, और जो कि एक आपने क्या करा है, ये इमेजिनरी बाउंड्री एक कंडक्टर के अक्रॉस लगाई है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में सपोज कीजिए कि 1 सेकंड के अंदर आप अब इस इमेजिनरी बाउंड्री से आप मेजर कर रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस से पास हो रहे हैं। तो अगर करंट का अमाउंट ज्यादा है तो 1 सेकंड के अंदर ज्यादा चार्ज आपका फ्लो होगा, अगर करंट का अमाउंट कम है तो सेम 1 सेकंड के अंदर आपका जो चार्ज का फ्लो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन यहां से मिली हमें। फर्स्ट डेफिनेशन तो बहुत सीधी सी है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी कंडक्टर में, जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जब भी किसी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इसको हम कह देते हैं करंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन काफी सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट को dq बाई dt यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कहा जाता है, जिसको कूलम पर सेकंड पे लिख सकते हैं। कूलम चार्ज के लिए और सेकंड टाइम के लिए, और कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पेयर कहते हैं, यानी करंट को एम्पियर्स में मापा जाता है। ठीक है, एक चीज हमें यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि कन्वेंशनली जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो कन्वेंशनली हम जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसका डायरेक्शन इस मोशन के, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। यानी हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि हमारे सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन कहां से आया? ये कन्वेंशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें इतना नहीं पता था, तो उस वक्त हमने ऐसा अज्यूम किया था कि करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब अगर आपको करंट को विजुअलाइज करना है, अगर करंट को आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो हम करंट को इस वाटर के फ्लो की तरह समझ सकते हैं। ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है, तो अगर आप कभी भी आपको करंट को विजुअलाइज करना है तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी पाइप में या किसी रिवर में जैसे पानी बहता है, तो करंट भी किसी सर्किट में वैसे ही बहता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग करंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरा, वोल्टेज। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट कहलाता है। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए, किसी डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए कोई फोर्स तो हमें चाहिए ना। जैसे अगर आप किसी घर की बात करें, आपके घर में अगर आप वाटर टैंक वगैरह यूज करते होंगे, टैप यूज करते होंगे, तो ये वाटर टैंक है। अगर वाटर टैंक में अगर आपको पानी भरना है तो पानी इस वाटर टैंक में भेजने के लिए एक प्रेशर तो चाहिए ना, एक फोर्स तो चाहिए। सेम किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और इसी फोर्स का नाम है वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज को क्या बोला जाता है कि किसी चार्ज पे हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी उसको मूव कराने के लिए। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्टेज को वोल्ट्स में मापा जाता है, जिसको जूल पर कूलम कहते हैं। ठीक है, कि हमने 1 कूलम चार्ज पे कितना जूल एनर्जी खर्च की उसे मूव कराने के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज की एक बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वोल्टेज की एक बेसिक डेफिनेशन आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट एंड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। ओके, तो प्रीवियस पिक्चर में हमने ये इमेजिन किया था कि पानी का जो फ्लो है वो करंट है, और जिस प्रेशर से ये पानी बहेगा, जिस फोर्स की वजह से ये पानी बहेगा, वो होगा वोल्टेज। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए, और जिस भी किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो वोल्टेज के बाद हम एक और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि ये टर्म्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कि अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, 4 बिल्डिंग्स हैं, और ये ग्राउंड पे हम खड़े हैं, ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे सपोज कीजिए कि पहली बिल्डिंग की हाइट h1 है, दूसरी की h2, तीसरी h3 और चौथी की h4। तो जैसा अगर आप किसी एक मास को, एक कोई मास है, इस मास को जब आप h1 हाइट पे ले जाएंगे, ग्राउंड से जब आप
इस मास को h1 हाइट पे ले जाएंगे तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले mgs से कैलकुलेट कर सकते हैं, mg। और अब सपोज कीजिए कि मैंने इस मास को अब h1 हाइट से उठा के h2 हाइट पे ले गया, ओके, तो अब इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये गेन करेगा, mg h1 इंटू h2, ओके, यानी h1 हाइट पे इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी अब फर्दर इसने कितनी एनर्जी गेन करी होगी, जितना इसकी हाइट का डिफरेंस है। अगेन आप इस मास को उठा के h3 पे ले जाएंगे, फिर h4 पे ले जाएंगे, तो जितना आप इसको ग्राउंड से ऊपर ले जाएंगे उतना ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेम मैनर में हम वोल्टेजेस को भी डिफाइन करते हैं कि कोई पॉइंट, कोई नोड ग्राउंड से कितना ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज है हमारा V1, तो ये V1 ग्राउंड से कितना ज्यादा है, कितना ऊपर है, कितना वोल्टेज इसका हाई है। V2 ग्राउंड से, ये V2 जो हमने लिखा तो इसकी जो V2 वोल्टेज है, सेकंड नोड का जो V2 वोल्टेज है वो ग्राउंड से कितना हाई है, ओके। V3 एक रेफरेंस नोड से हम हमेशा वोल्टेज को मेजर करा जाता है कि V3 और ग्राउंड के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, ओके। अब आपको बिल्डिंग A और बिल्डिंग B के अगर मुझे डिफरेंस बताना हो कि बिल्डिंग A और बिल्डिंग B के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो मैं इसको लिखूंगा VAB। तो बिल्डिंग A और बिल्डिंग B का अगर मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो कि VAB के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं उसे लिखूंगा V1 माइनस V2, ओके। यानी बिल्डिंग A का जो वोल्टेज था वो V1 था ग्राउंड के रेफरेंस में, और बिल्डिंग B का जो वोल्टेज था वो ग्राउंड के रेफरेंस में V2 था, ओके। तो A और B के बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना हो तो वो कितना होगा, V1 माइनस V2, ठीक है। तो इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आप एक को सोर्स मान लीजिए और दूसरे को डेस्टिनेशन मान लीजिए। तो देखिए हम यहां से A बिल्डिंग से B बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सोर्स क्या है, V1, और डेस्टिनेशन क्या है, V2, ओके। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा बिल्डिंग A और बिल्डिंग B के बीच का। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि चलिए इसको अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने रेफरेंस ग्राउंड को माना था, इस पिक्चर में हमने रेफरेंस किसको माना था, ग्राउंड को माना था। तो मैंने ये बोला कि बिल्डिंग A जो है वो ग्राउंड से सपोज कीजिए कि 50 मीटर ऊंची है, जो बिल्डिंग B है वो ग्राउंड से 100 मीटर ऊंची है। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट से बिल्डिंग A की हाइट कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से ग्राउंड से बिल्डिंग B की हाइट कितनी है, 100 मीटर। बट अगर मैं ये बोलूं कि A बिल्डिंग और B बिल्डिंग के बीच में कितना डिफरेंस है, या A बिल्डिंग से B बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A बिल्डिंग की हाइट और B बिल्डिंग की हाइट इन दोनों को घटाएंगे तो हमें इन दोनों के बीच की हाइट का डिफरेंस मिलेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज निकाल के ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में उन दो नोड्स के बीच का, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हमें दो नोड्स के बीच का वोल्टेज निकालना होता है तो हम रेफरेंस से ऐसे ही हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो नोड्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंट नोड्स को मार्क कर देता हूँ। अब नोड्स क्या होते हैं, कई लोगों को ये डाउट आएगा कि नोड्स क्या होते हैं। देखिए जिस पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हों उसको हम नोड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट, एक तार यहाँ से आ रहा है, एक तार ऊपर से आ रहा है और एक तार बैटरी से आ रहा है। तो तीन एलिमेंट मिल गए, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए तो तीन एलिमेंट हो गए, तो ये एक नोड हो गया। इसका नाम मैंने दे दिया ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तीन एलिमेंट्स जोड़ रहे हैं, बी, सी, ओके, डी। तो यहाँ पे ये मेरे चार नोड हो गए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे भी देखिए आपके दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो ये एक और नोड हो गया ई, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स जुड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा ई एफ। ठीक है, तो ये हमने सारे नोड्स को मार्क कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ ये हमने जीरो वोल्ट मार्क किया है, तो 0 वोल्ट को हमने क्या माना है, रेफरेंस। 0 वोल्ट हम कहाँ पे मार्क करते हैं, जहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं। जिस पॉइंट को या जिस नोड को हम रेफरेंस मानते हैं उसको हम 0 वोल्ट कह देते हैं। तो आप देखिए इस रेफरेंस से अगर मैं ए नोड का वोल्टेज बोलूं
तो रेफरेंस से ए नोड का वोल्टेज है 12 वोल्ट। ओके, रेफरेंस से बी नोड का वोल्टेज है 7 वोल्ट। यानी हम रेफरेंस के इस रेफरेंस से बी नोड का वोल्टेज कितना ज्यादा है, तो 7 वोल्ट ज्यादा है। रेफरेंस से डी नोड का वोल्टेज कितना ज्यादा है, तो 5 वोल्ट ज्यादा है। तो हम रेफरेंस से किसी भी नोड, रेफरेंस और किसी भी नोड के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है। तो डी नोड पे जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट। ओके, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं कि कोई कंपल्शन नहीं है कि ई नोड को ही रेफरेंस लेना है। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे ई नोड को रेफरेंस ना मान के डी नोड को रेफरेंस ले लूं। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये रेफरेंस है, ठीक है, तो अब आप देखिए जब हमने डी नोड को रेफरेंस लिया तो डी नोड को रेफरेंस लेने से क्या चेंजेस आए। देखिए अब जब हम डी नोड को रेफरेंस लेंगे तो वीएफ का वोल्टेज कितना हो जाएगा। जब यहां पे हमने इस नोड को डी नोड को रेफरेंस लिया तो अब वीएफ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, एफ नोड का वोल्टेज माइनस रेफरेंस नोड का वोल्टेज। तो रेफरेंस नोड का वोल्टेज है 5 वोल्ट, यानी अब वीएफ का वोल्टेज हो गया 3, जबकि वो पहले कितना था 8 वोल्ट। तो अब इसको हम लिख देते हैं 3 वोल्ट। ओके, सी नोड का वोल्टेज देखिए, पहले जब हमने जीरो नोड को रेफरेंस, इस ई नोड को रेफरेंस लिया था तो सी नोड का वोल्टेज था 11 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे सी नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो सी नोड का वोल्टेज 11 माइनस अभी का रेफरेंस जो है उसका वोल्टेज 5, तो अब जो सी नोड का वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, ये चीज आपको एक चीज याद रखनी है कि रेफरेंस चेंज करने से दो नोड्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, अब देखिए पहले जब हमने रेफरेंस ई नोड को लिया था तब एफ और सी के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस था वो कितना था, 11 माइनस 8, 3 वोल्ट ही था। जब हमने रेफरेंस 5 वोल्ट को लिया तब भी इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस देखिए कितना है, 5 वोल्ट के रेफरेंस लेने की वजह से सी नोड का वोल्टेज हुआ 6 और एफ नोड का वोल्टेज हुआ 3। तो स्टिल हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों नोड्स के बीच का वो 3 वोल्ट ही है। यानी हमारा रेफरेंस चेंज करने से दो नोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। तो किसी भी सर्किट में हम अपने रेफरेंस को सर्किट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप जो भी बेसिक पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए वो आपको समझ में आए होंगे। आने वाले वीडियोस में हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे, बट आज के हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया, वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, हमने करंट के बारे में डिस्कस किया, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे पानी बहता है वैसे करंट बहता है। ठीक है, फिर हमने रेफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। तो ये वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।